नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। कनाडा धीरे धीरे भारत विरोधी लोगों का अड्डा बनते जा रहा है। इस बात की पुष्टि उस समय पर हुई जब गैंगस्टर सुक्खा की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। भारत से फरार होकर कनाडा में छुपे एक और गैंगस्टर की कनाडा में हत्या कर दी गई। सुक्खा की गिनती एक कैटेगरी के गैंगस्टर में होती थी और सुक्खा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड बताया जाता था। अब इसके बाद क्या कुछ मायने बदलेंगे और कनाडा ने जिस तरह से आरोप भारत पर लगाया था उन सब पर भी आज चर्चा होगी और इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक और खालिस्तान समर्थक नेता सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खू दुनिके की हत्या कनाडा में कर दी गई। आरोपियों ने सुखदूल सिंह और सुक्खा को करीब 15 गोलियां मारी। सुक्खा 2017 में फर्जी दस्तावेज की मदद से कनाडा भाग गया था। सुक्खा के खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक कैटेगरी का गैंगस्टर था सुक्खा। सुक्खा का संबंध मोस्ट वांटेड अर्श डल्ला गैंग से था। सुक्खा टारगेट किलिंग करने के लिए जाना जाता था। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए एनआईए ने अर्श डल्ला गैंग पर 10 लाख का इनाम रखा था। सुक्खा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में दविंदर बम्बिहा गिरोह को फंडिंग दे रहा था और साथ ही अपना संगठन मजबूत कर रहा था। सुक्खा का झुकाव खालिस्तानी समर्थक संगठनों की ओर भी था। हालांकि वो ज्यादातर जबरन वसूली के लिए दूसरों को कॉल करता था और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल रहता था। वो अपने सहयोगियों की मदद से पंजाब और आसपास के राज्यों में अपराधों को अंजाम देने का काम करता था। पिछले साल 14 मार्च को सुक्खा ने जालंधर के मलिया गांव में एक कबड्डी मैच के दौरान अपने साथियों की मदद से कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नंगल की हत्या की साजिश रची थी। उसके खिलाफ पंजाब और आसपास के राज्यों में हत्या और अन्य गंभीर धाराओं के 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। और वेद भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी। आप तीनों का स्वागत है। कर्नल जी, सवाल पहला आप ही से है कि अब एक और हत्या खालिस्तानी आतंकी की कनाडा के भीतर हो गई है और इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है कि हत्या उन्होंने कराई है। तो इसको सिर्फ गैंगवार समझा जाए या इसके पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है? इसके पीछे की कहानी और ही हो सकती है, क्योंकि जिन एलिमेंट्स ने पहले निज्जर की हत्या कराई थी उनका एम उन्हें अचीव होता नजर आ रहा है, जिससे कनाडा और भारत के रिलेशंस में असर पड़ा है। तो इससे उसके हौसले और बुलंद हो गए हैं कि एक गैंगस्टर की हत्या करने से जब मेरे को इतना अचीव हो गया कि मैंने अपनी आवाज उठाया, हम लोगों ने अपनी इनमें एक डिफरेंस पैदा करवा दिया कनाडा और इंडिया में और खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे दी, तो इसका मतलब उनका एम अचीव हो गया। इसलिए उन्होंने ये दूसरी हत्या करवाई है। इसमें पूरा का पूरा मुझे हाथ पाकिस्तान की आईएसआई के नजर आता है, क्योंकि वो चाहती है इस तरह के एलिमेंट सक्रिय हों और कनाडा के अंदर ये और भी ज्यादा सक्रिय हो और कनाडा और इंडिया के रिलेशन बिगड़े। तो ये पूरा का पूरा प्लानिंग पाकिस्तान की आईएसआई करवा रही है और ये फॉरेन से ही उसको असिस्टेंस मिल रही है। जी निपुण जी, अब जिस तरह से बताया अभी शिवदान जी ने कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ भी नजर आता है, खालिस्तान को हवा मिलने का पूरा पूरा मौका इन हत्याओं से मिलता है।
तो आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और आईएसआई को इससे क्या फायदा मिलेगा, और क्या अब इस तरह की हत्याओं के बाद खालिस्तानी जो मूवमेंट चल रहा है उसको मजबूती मिलेगी? देखिए, जैसे अभी मेरे पूर्ववर्ती ने कहा, और बिल्कुल सही, मैं इस बात को एग्री भी करता हूं कि आईएसआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना नेचुरल भी है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान को देखें तो 47 के बाद से ही पाकिस्तान का रवैया इंडिया के अगेंस्ट एक मित्रवत नहीं बल्कि इंडिया को कमजोर किया जाए। और जब आज के दौर में हम देखें, भारत बहुत ज्यादा पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, तो पाकिस्तान खुद भी अपनी आवाम को इस बात को समझाने में समर्थ नहीं है कि दो देश एक साथ चले थे आगे, तो वो देश इतना आगे कैसे निकल गए और हम इतने पीछे कैसे रह गए। तो जरूरत क्या है कि भारत का जिस प्रकार से डंका हम कहेंगे, या भारत की जो इमेज पूरे वर्ल्ड में फैल रही है कि आज अब सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत का दावा और मजबूत हो गया है G20 के बाद। ऐसे में हम देखें 370 का जब आपका खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान की आर्मी कहना यह था कि अगर भारत ने कश्मीर के 370 को छुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ना तो कश्मीर में कुछ कर पाए, ना चीन कुछ कर पा रहा है, ना पाकिस्तान कुछ कर पा रहा है। अब यहाँ पर बन क्या रही है कि भारत की इमेज एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर सामने आ रही है। ये जो स्थिति सब जो है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक सिरदर्द भी कहिए, या पाकिस्तान के अपने अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न होता है। और आप देखें 1971 के बाद ही जब आपके पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, तभी पहली बार पाकिस्तान ने पॉलिसी अपनाई थी टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, कि हम इंडिया का खून बहाएंगे 1000 कट देकर। तो खालिस्तान मूवमेंट तो पूरा, अगर हम भिंडरा वाले को भी देखें तो भिंडरा वाले के स्टेटमेंट उठाए उस समय के, तो उनके स्टेटमेंट सारे इस प्रकार के थे, पाकिस्तान भाग जाऊंगा, पाकिस्तान चला जाऊंगा। और अगर आप जितने खालिस्तान लीडर हैं, जो आपके एनआईए ने कल हमारी लिस्ट जारी करी, करीब 41 आतंकवादियों की लिस्ट जारी जो की है, उनमें से कई ज्यादा सारे तो आपके कनाडा में रहते हैं और काफी सारे पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। और ये जो हत्याओं का दौर चल रहा है, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी एक दो खालिस्तानी लीडर जो थे उसकी हत्या हुई, उससे पहले आप जून में निज्जर की बात करें, अभी जो सुक्खा की मर्डर हुआ है, इससे पहले भी एक दो हत्याएं हुई हैं। और यहाँ पे एक एंगल जरूर है कि इस बात को भी आप समझिएगा कि खालिस्तान का मुद्दा तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कनाडा के अंदर गैंगवार ये पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, एकदम प्रसिद्ध है। और हमने तो जो इंडियन मूवीज हैं, बॉलीवुड मूवीज हैं, उसमें इस प्रकार की गैंगवार को देखा है। आपने देखा भी होगा, सिंह इज किंग करके एक मूवी आई जिसमें बहुत अच्छे दिखाया भी गया था। और ये बहुत प्रसिद्ध बातें हैं, बहुत फेमस बातें हैं। भारत का इसमें किस तरह का एंगल देखना कि भारत की चीजों को इसमें इन्वॉल्वमेंट करना, भाई भारत निश्चित रूप से परेशान है खालिस्तानियों से, और खालिस्तान को बिल्कुल कंट्रोल करना चाहता है भारत के एनआईए पूरी दोस्तों लिस्ट भी तैयारी की थी उन्होंने, और लिस्ट भी तैयार करके जारी भी की थी। इवन अगर हम अर्श की बात करें तो उसके पड़तेपन एक्सट्राडिशन सिस्टम की भी लगातार भारत की एनआईए के द्वारा लगातार डिमांड कनाडा से की जा रही थी, लेकिन कनाडा वो देने को तैयार नहीं था। यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा, जो जस्टिन ट्रूडो हैं, जस्टिन ट्रूडो की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, हम उसको भी थोड़ा समझेंगे। वहां पर आप देखेंगे, अगर आप कनाडा को देखें तो कनाडा में 4 पॉलिटिकल पार्टी मेन पार्टी हैं, जिसमें एक तो लिबरल पार्टी जिसके आपके जस्टिन ट्रूडो हैं। जस्टिन ट्रूडो के पास वहां की जो असेंबली है, हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहां पर बोलते हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन्स की 338 मतलब 338 सीट्स हैं, उसमें उनका पूरी मेजोरिटी नहीं है। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरी पार्टी जिसके आज जो लीडर हैं वो आपके खालिस्तानी लीडर, यानी कि खालिस्तान को समर्थन देने वाले लीडर हैं, तो वो करीब 28 सीटों को क्या करते हैं, 25 सीटों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और 2-3 ऐसे जो हम देखें कनाडा के 10 प्रोविंस हैं, उन 10 प्रोविंस में 2 प्रोविंस ऐसे प्रोविंस हैं जो क्या है कि सिख अलगाववादियों के थोड़े से गढ़ बने हुए हैं। एक तो ओंटारियो की जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली वहां की, यानी जो स्टेट जैसे हमारे यूपी बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ऐसे ओंटारियो की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है 2017 में तो उसने एक रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन पास करके 84 के जो दंगे हुए थे भारत के अंदर, उसको जेनोसाइड करार दिया था। तभी से आप देखें 2017 के बाद से रिलेशन क्या है, खराब होकर रिलेशन। अब जगमीत सिंह वो है उसके जो पार्टी है एनडीपी के लीडर वहां पर है। तो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर, दूसरा क्या है कि हाल के दिनों में चीन और कनाडा के संबंध खराब हुए हैं। और आप जानते हैं कि एशिया का दबदबा पूरी दुनिया में है, या तो चीन या तो भारत। पूरी दुनिया दोनों देशों के साथ संबंध बनाने को तैयार है, और हाल के दिनों में क्या हुआ कि चीन के और कनाडा के संबंध हुए खराब। तो यहाँ जस्टिन ट्रूडो कहीं ना कहीं बैलेंस कराने का प्रक्रिया लेके चल रहे हैं। दूसरा, इंटरनल भी अपने आप को मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं बहुत ही सशक्त पीएम हूं, कि जब दुनिया में भारत हो रहा है तो मैं भारत के सामने क्या खड़े होने की क्षमता रखता हूं, भारत के सामने एक स्टैंड रख सकता हूं।
तो इस तरह का बिल्कुल आप बिल्कुल। नजरिया देखेंगे। जस्टिन हाँ। ट्रूडो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, यहाँ पे आईएसआई का भी इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा खालिस्तानी जो है वो अपने इन्वॉल्वमेंट लेके चल रहे हैं, और भारत सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मैं मानता, क्योंकि भारत सरकार स्पष्ट से बोल भी रही है और खुद कह दिया भारत सरकार ने कि आप सबूत दिखाइए, हम जांच के लिए तैयार हैं, हम आपका जांच में पूरा पूरा सहयोग करेंगे। इससे बड़ा और क्या होगा कि कोई देश। और मैं बस एक लास्ट एक लाइन और बोल दूं, जो जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में कहा संप्रभु राष्ट्र है, मैं थोड़ा सा दर्शकों की जानकारी के, आपके दर्शकों जानकारी के लिए, कि देखिए ब्रिटेन की जब हम आजाद हुए तो ब्रिटेन में चाहे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, भारत ने अपने आप को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया। लेकिन अगर आप आज भी जाकर सर्च करें तो कनाडा का जो हेड ऑफ स्टेट है वो आज भी ब्रिटेन की रानी है, यानी कि ब्रिटेन का राजा रानी है, उसी को वे लेके चल रहे हैं। हम लोगों ने अपने आप को फुल्ली सोवरेन बनाया था। तो एक तो ब्रिटेन का, ये कनाडा का ये कहना कि हमें सोवरेन स्टेट है, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा हम देखें जो आज कनाडा की पूरी इकोनॉमी और डिफेंस की हम बात करें, वो पूरा अमेरिका के द्वारा गाइडेड होती है। हाँ, ये जरूर है कि इन देशों के द्वारा एक I5 करके संगठन बनाया हुआ है, जो हम देखें जो एंग्लोस्फेयर कंट्रीज हैं उन सबका एक ग्रुप है। लेकिन वहां भी आप देखेंगे इस सबने अभी जो बाइडेन साहब को 26 जनवरी के लिए इनवाइट कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का मुद्दा बहुत ज्यादा बना पाएगा कनाडा, और सुर भी थोड़ा सा बदलने लगे हैं। अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है उनका स्टेटमेंट में आज भी सुन रहा था, उनका कहना था कि जो इस प्रकार की बातें ट्रूडो साहब बोल रहे हैं तो उसका सबूत तो दें। विदेश मंत्री का मैंने स्पीच सुना, आपने सुना भी होगा, वो अब तक ये नहीं कह पाई है कि हमारे पास में किसी तरह का कोई सबूत है। सबूत तो दें कि कोई भी एलिगेशंस, आरोप लगाने से कोई मतलब। लौटता हूं निपुण जी, लौटता हूं मैं, हाँ लौटता हूं मैं। वेद जी, अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कनाडा और भारत के रिश्तों पर असर पड़ेगा, तो इसको रोकने के क्या रास्ते नजर आते हैं? देखिए राणा जी, केवल कनाडा और इंडिया का ही सवाल नहीं है। जो सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, अमेरिका में आपने देखा, यूके में आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से इंडिया के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि किस तरह से खालिस्तान बनाया जाए, तो एक तरह से कोल्ड वार है। परंतु इस कोल्ड वार के अंदर कनाडा सबसे अग्रणी है, नंबर 1 पर है, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम जो सिख कम्युनिटी है वो वहां पर रहती है। ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, यूके में रहते हैं। पर उन तमाम कंट्रीज ने अभी G20 के दौरान ये कमिटमेंट किया कि हम उनको अपनी सॉइल के ऊपर इस तरह से इंडिया के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेने देंगे। और जो ऋषि सुनक हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उसमें एक्शन की भी शुरुआत कर दी है। तमाम जो लोग जिन्होंने झंडे की बेइज्जती करने की कोशिश की थी उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। दिल्ली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, जिसकी जांच अब NIA कर रही है। अब ये जो कोल्ड वार शुरू हुई है, अब इसमें जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर डिफेंड किया जा रहा है टेररिस्ट को और सेपरेटिस्ट को, पूरा दुनिया इस बात को समझ चुकी है। जो निज्जर की जहां तक डेथ के संबंध है, निज्जर एक सेपरेटिस्ट ही नहीं था, ही वाज ए क्रिमिनल ऑल्सो। उसके ऊपर तमाम तरह के जो भारत में जो प्रिकॉशंस लिए गए थे, लीगल एक्शंस लिए गए थे, उसके ऊपर अवार्ड डिक्लेयर किया गया था, उसकी अरेस्ट के ऊपर किया गया था। आपको याद होगा कनिष्का बॉम्बिंग में भी उसका नाम आया था, जिसको कि कनाडा की गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो गई, और कनिष्का के जो एक्यूज थे वो सारे अदालतों ने बरी कर दिए। इसका मतलब उस केस की पैरवी सही ढंग से कनाडा ने इंटेंशनली नहीं की। तो ये कोल्ड वार पुरानी है, क्योंकि वहां पर ऐसे टेररिस्ट और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बब्बर खालसा है, KCF है, दुनिया भरे के वहां पर दुकान खोलकर बैठे हुए इंडिया के खिलाफ। वो खालिस्तान जो मूवमेंट है, आपने देखा किस तरह से इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद हुआ। अब आप देखिए कुछ महीने पहले ही वहां पर एक 5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया, जिसमें मिसेज गांधी व्हाइट साड़ी के अंदर, उसके ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं, एक टेररिस्ट गोली चला रहा है। वहां की गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती। ठीक है, आपका देश सॉवरेनिटी आपकी है, आप डेमोक्रेटिक तरीके से, पर अपनी सॉइल पर दूसरे कंट्री के खिलाफ आप किस तरह से मूवमेंट चला रहे हैं या उसको चलाने की इजाजत दे रहे हैं डायरेक्ट रूप से, तो कहीं ना कहीं कनाडा अब बिल्कुल एक पकड़ में आ गया, पूरी दुनिया उसको देख रही है। और तमाम जो उसके जो 5 कंट्रीज हैं जिनको 5 आइज बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उन्होंने भी इस मामले में उनको सपोर्ट नहीं किया है। इससे पहले भी जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे तो उनके साथ में एक टेररिस्ट को भी लेकर आए थे। तो क्या एक देश के प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता कि उनके डेलीगेशन में जो एक शख्स ज्वाइन कर रहा है उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंडिया को डिमांड है, वो वांटेड क्रिमिनल है किसी टाइम में।
और जहां तक अभी जो सुक्खा का हुआ है, कल को जस्टिन ट्रूडो कहेंगे इसके हत्या में भी इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, जबकि उनके पास अनफाउंडेड एलिगेशन है। कोई एविडेंस उन्होंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिए, अपने पार्लियामेंट में भी नहीं दे पाए, इंडिया आकर भी नहीं दे पाए। अब वो तो एलिगेशन लगाएंगे उनका जहाज खराब हो गया, इसमें भी इंडिया का हाथ हो सकता है। तो ये जो तमाम जो इस तरह की जो सोच है, केवल अपनी जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए किसी देश के खिलाफ बोलना। और हमारे भारत की सरकार ने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को लगाया, बहुत शार्प रिएक्शन, और देन एंड देयर उनके डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर छोड़ने के लिए भारत को कह दिया गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक एडवाइजरी जारी की कि इंडिया जाएं तो बहुत सोच समझ कर जाएं। इंडिया ने भी तुरंत उनको मना कर दिया कि हम आपको वीजा एक्सटेंड नहीं करेंगे जो वहां से इंडिया आना चाहते हैं। तो ये जो कड़वाहट आ गई है, और पुलिस भारत की जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उनका अपना डोमेस्टिक फेलियर है। उस डोमेस्टिक फेलियर पर आप इंडिया के ऊपर नहीं ला सकते। अब उनकी मजबूरी है कि जो सिख वहां पर सीनेटर्स हैं, ना चाहते हुए भी उनको उनका साथ लेना पड़ रहा है, नहीं तो उनकी सरकार आज ही अभी गिर जाएगी उनकी सरकार। तो वो जो डिक्टेट करते हैं वहां, जो सेपरेटिस्ट बैठे हुए हैं, टेररिस्ट बैठे हुए हैं, उनको उनकी बात माननी पड़ती है, उनकी मजबूरी बन चुकी है। परंतु आज नहीं तो कल उनसे जवाब मांगा जाएगा। वहां की पब्लिक पूछेगी, वहां की जनता पूछेगी, हम लोग पूछ रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है कि आप हमारे खिलाफ इतना जहर क्यों उगल रहे हैं। इस देश के इसने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको सम्मान दिया, आपको इज्जत दी, G20 में आपको बुलाया, पूरे सम्मान के साथ रखा गया, परंतु फिर भी आप हमारी सॉइल पर आकर ही हमारे खिलाफ ही एक बोलने के लिए एक कड़वाहट आप पैदा करना चाहते हैं। तो इसकी जिम्मेदार कनाडा की सरकारें हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शिवदान जी, अब ऐसे में सवाल यह भी है कि सिर्फ कनाडा ही नहीं, बाकी देशों में भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। जिस तरह से गोल्डी, उसका अमेरिका में होने का जिक्र है, कुछ खालिस्तानी आतंकवादी ऐसे भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, कनाडा में लेकिन सबसे ज्यादा हैं। तो क्या यूं समझा जाए कि कनाडा मेजबान है और हमारे दुश्मनों पर मेहरबान भी है? देखिए, कनाडा के अंदर सिख पॉपुलेशन 2% है वहां की आबादी का, और ये ज्यादातर सिख जो है वहां पर इन्फ्लुएंशियल प्लेसेस में है, वहां पर बिजनेस पर काफी होल्ड है इनका, और पॉलिटिकल फील्ड में भी काफी होल्ड हो गया है इनका। और जैसा कि अभी एसीपी साहब बता रहे थे कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसकी स्टेबिलिटी भी इन सिखों के द्वारा ही इंश्योर की जा रही है। इस प्रकार से सिख कम्युनिटी या खालिस्तानी एलिमेंट्स वहां की गवर्नमेंट को डिक्टेट करने की पोजीशन में हैं। इसलिए क्योंकि जब एक प्रकार से उनकी सरकार के ऊपर उनका असर है, तो इस प्रकार से उन्होंने कनाडा को एक ऐसा बेस बना लिया है जहां से इन सारे देशों में वो अपनी एक्टिविटीज को चला रहे हैं। जैसे 80s में या लेट 70s में इंडिया के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट चलाया गया था, और वो पाकिस्तान की ISI इसको कंट्रोल कर रही थी। जनरल सिंह भिंडरावाले जैसे एलिमेंट के द्वारा वो करा रहे थे। इसी प्रकार से अभी उसी तर्ज पर ये मेन उसका सोर्स इस वक्त कनाडा बना लिया है इन्होंने। इंग्लैंड में भी एक्टिविटीज हैं इनकी, अमेरिका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि इनकी साइजेबल कम्युनिटी कनाडा में है और इनका पॉलिटिकल होल्ड है, जिसका ये फायदा उठा रहे हैं, और उसकी वजह से ये इन्होंने कनाडा को अपना बेस बना लिया है। तो इसके बड़े दुख की बात है कि कनाडा को बेस बना करके वहां की पॉलिटिकल पार्टीज पर अपना इन्फ्लुएंस जमा करके ये एक प्रकार से खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। और यही पाकिस्तान की ISI परोक्ष युद्ध का एक हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आमने सामने के युद्ध में पाकिस्तान भारत से जीतने की पोजीशन नहीं है, इसलिए ऐसे युद्ध करके ही वो भारत को हराना चाहता है। बिल्कुल। निपुण जी, क्या समझा जाए कि ये कनाडा की सरकार की शय पर खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, या खालिस्तानी मूवमेंट की शय पर कनाडा की सरकार चल रही है? प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका। देखिए, इसके बाद दोनों ही बात इसमें होगी। देखिए, मैंने से कहा कि इंटरनल पॉलिटिक्स वहां पे क्या करती है, इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो के समय से ही, आप देखेंगे कि जस्टिन ट्रूडो से पहले भी जब 80 के दशक में जो खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ था, तब से भी हमने देखे तो हमारे संबंध खराब हुए थे। तो संबंध हमारे कनाडा के साथ हमेशा उतार चढ़ाव के रहे खालिस्तान मूवमेंट को लेकर। तो ये भी नहीं कहा जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो ही ऐसा कर रहे हैं। पहले भी हम देखें
तो जस्टिन ट्रूडो से पहले भी सरकारें खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करती रही हैं। हाँ। मैं थोड़ा सा उसमें एक दो चीज आपको एंगलो बता दूं कि जो कनाडा में जो सिख कम्युनिटी वहां पर है, आप देखेंगे कि वैसे भारतवंशी वहां पर काफी बड़ी संख्या में, जैसे 2% करीब आबादी हमारी है। हाँ। और 2 जो उनके प्रोविंस है उसमें काफी बड़ी आबादी सिख कम्युनिटी वहां पर है। ये ब्रिटिश टाइम में ही जब कॉलोनियल पीरियड था उसी समय जाना शुरू हो गए थे सिख कम्युनिटी वहां पर। हम उसके बाद देखते ये हैं कि जब वहां पर सिख कम्युनिटी जाती है तो वहां का जो लोकलाइड पीपल है उनकी जनसंख्या काफी कम हो रही है। और अभी आप देखें कनाडा ने अपने यहाँ पर बहुत सारे क्या किए हैं, नॉर्म्स बनाए हैं ताकि काफी ज्यादा इंडियंस जो है कनाडा में जाके बसें। और आप देखें हमारे स्टूडेंट्स भी जाकर वहां पर क्या करते हैं, अगर कोई फॉरेन स्टडी में जाके हमारे स्टूडेंट जाते हैं तो सबसे ज्यादा कनाडा के अंदर आपके जाते हैं। तो काफी बड़ी संख्या में वहां पर क्या है कि हमारी जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी वहां पर पहुंच रही है, जिसमें 90% कम्युनिटी वहां पर सिख कम्युनिटी पहुंचती है। अब क्या है कि जो वहाँ के लोकलाइट कनाडा पीपल हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक ओल्ड पॉपुलेशन हो रही है, तो वहां पर एक वर्किंग यूथ की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को देखते हुए हम देखें तो लगातार कनाडा प्रयास कर रहा है कि इंडिया के अंदर, और खासतौर से सिख कम्युनिटी, क्योंकि सिख कम्युनिटी काफी पहले से वहां पर रहते आ रही है, तो उनको काफी इसमें अच्छा लगता है कि बेटर लगता है कि हाँ बिल्कुल हमारे साथ क्या है, साथ में मिलकर रह सकते हैं, साथ में मिलकर चल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 25 सीटें कम नहीं होती 338 सीटों में से, और 4 पार्टी हमारी मेन पार्टी है, जिसमें चौथे नंबर की पार्टी आपकी क्या है, ये पार्टी एनडीपी है। तो ये भी हम देखेंगे इंटरनल पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव जो है वहां पर रहता ही रहता है। और मैंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो अपनी व्यक्तिगत इमेज को लेकर भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, और दूसरा क्या, चीन के संबंध खराब होते हुए उसको भी बेटर संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि चीन को ये दिखाने का प्रयास, हमने देखा हो एक वीडियो काफी वायरल हुई थी कि जो चीन के राष्ट्रपति वो जस्टिन ट्रूडो को डांट भी रहे थे कि भाई तुमसे क्या बात करें, तुमसे कुछ भी बात करते हैं तो चीजें क्या हो जाती है, लीक हो जाती हैं। इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था, काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो उस तरह का जो नेचर, चीन के साथ संबंध खराब हो गए थे, तो जस्टिन ट्रूडो का प्रयास ये है कि हम भारत और चीन दोनों को बैलेंस करके लेके चलें। और हम ये अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात, अभी जैसे एसपी साहब बोल रहे थे कि भाई उनको हमने जो I5 ग्रुप आपका है उनके द्वारा भी हमने बोला गया है उनके द्वारा, लेकिन उनका जो रवैया है उन्होंने पब्लिकली तो कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है, क्योंकि हम देखें कि G20 से पहले ही I5 के सामने बात उठाई गई थी जस्टिन ट्रूडो के द्वारा, कनाडा के द्वारा, लेकिन उस समय I5 कंट्री ने कहा था कि G20 में बात करना, इससे पहले बात मत करो। लेकिन अभी तक उनका कोई भी पब्लिकली डिक्लेरेशन नहीं आया है, किसी तरह का उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। हाँ, इंडिविजुअल, चाहे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट हो, उन्होंने कहा कि हम दोनों सरकार से क्या करेंगे, बात करेंगे। अमेरिका ने इस बात को बोला है कि हमारे लिए दोनों ही देश महत्वपूर्ण हैं, हम दोनों देशों के बीच में, हाँ अमेरिका थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हम किस प्रकार इसको मेंटेन करें। तो रही बात यह कि खालिस्तान की वजह से, तो खालिस्तान की वजह से कनाडा की सरकार या खालिस्तानी मुद्दे के कारण ये बात ज्यादा उचित लगती है। कनाडा की वजह से खालिस्तान समस्या है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित ये सारे खालिस्तान लीडर हैं। और आप देखिए जब करतारपुर कॉरिडोर बना था तो इमरान खान जिस समय उसकी घोषणा किए थे करतारपुर कॉरिडोर की सहमति की, तो उस समय भी जो उनके पीछे खड़े हुए लीडर थे वो यही खालिस्तानी लीडर हुआ करते थे। तो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा है। हाँ ठीक है वेद जी, अब ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ तो G20 की सफलता की बात हम कर रहे हैं, और उसके G20 की सफलता के तुरंत बाद अगर इस तरह की खबरें आती हैं, और अगर कनाडा में ऐसे मूवमेंट हैं या फिर अन्य देशों में भी ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं, तो फिर हम G20 की सफलता को कैसे देखेंगे? देखिए राणा जी, G20 तो बिल्कुल सफल रहा, पूरे दुनिया में उसकी तारीफ की गई है। परंतु किसी दूसरे सॉइल के ऊपर यदि इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ यदि कोई एक्शन ऐसा होता है तो हमें पूरा राइट है। आपने देखा 9/11 जब अमेरिका में हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान में आके बिन लादेन को मार गिराया। तो भारत को पूरी आजादी है यदि भारत के खिलाफ किसी सॉइल के ऊपर कोई भी एक्शन होता है, और ये तो पूरा जितने सिख कम्युनिटी है आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यूके में जो सिख कम्युनिटी रह रही है वो बहुत बड़े देशभक्त हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां की हैं, बड़ी मेहनत करके अपने आप को कनाडा में एस्टेब्लिश किया है, बहुत लंबी तपस्या की है, जिसकी वजह से आज वो रईस भी हैं और पॉलिटिकली मजबूत भी हैं। तो पूरे जितने सिख कम्युनिटी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब जो गैंगस्टर्स हैं, गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, वो खालिस्तान की आड़ के अंदर अपना एक साम्राज्य चला रहे हैं, अपनी दादागिरी, गुंडागर्दी, बदमाशी कर रहे हैं, तो वो ना तो हिंदुस्तान के लिए देशभक्त हो सकते, ना
कनाडा के लिए वो देशभक्त हो सकते? वो बिल्कुल, केवल बिल्कुल। क्रिमिनल है, उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड है, हाँ, वो मर्डर और दूसरे तरह के तमाम ऑफेंसेस के अंदर हाँ। इन्वॉल्व रहे। तो केवल सिख कम्युनिटी के लिए हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पूरी सिख कम्युनिटी इन लोगों के साथ है। कुछ पोर्शन, और बहुत ही छोटा पोर्शन है, जो इस तरह की एक्टिविटीज में भारत के खिलाफ लगा हुआ है, और भारत ने बड़ी मजबूती से जवाब दिया है, और उम्मीद है कि शायद इससे और भी मजबूती से जवाब देंगे। मैंने 9/11 का आपको इशारा किया। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको जब पाकिस्तान में हमारी तरफ से देखने की कोशिश की, हमारी जो भारत की सेनाएं हैं, उन्होंने जाकर पाकिस्तान की टेरिटरीज में उनको बिल्कुल। जाके मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये हमारा अधिकार है। अब वो भारत नहीं है जब हम गुलाम थे या किसी वजह से हमारी मजबूरी थी। आज हम सक्षम हैं, दुनिया को मैसेज देने में हम बहुत पक्के मजबूत बिल्कुल, हैं, हम बिल्कुल। मैसेज दे सकते हैं, ये हमने साबित कर दिया है। और कनाडा को भी अब समझना होगा कि ये वो भारत नहीं है जो किसी टाइम गुलाम हुआ करता था, बिल्कुल जो वेद जी, बिल्कुल। गोरे लोग डिक्टेट करते थे, गोरी चमड़ी के लोग डिक्टेट करते थे, वही हम मान लेते थे। अब वो टाइम चला गया, हम लोग ब्राउन ठीक, हैं, और ब्राउन जितने मजबूती के साथ बिल्कुल, जवाब बिल्कुल, देंगे, बिल्कुल। और दिया है और आगे भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और इस बहस में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जो पूरा खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, ये कनाडा की सरकार की शय पर है या फिर कनाडा की सरकार ही इन खालिस्तानी मूवमेंट की शय पर चल रही है? साथ ही यह भी कि भारत अब बदला हुआ भारत है, अगर कुछ भी उसके खिलाफ करने की कोशिश पूरी दुनिया में कोई भी करेगा तो मुंहतोड़ जवाब देना भी भारत अच्छे से जानता है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एमओपी नेटवर्क। नमस्कार।